आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आप सबको पता है, हम विधि शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके विभिन्न विधिवेताओं की परिभाषाओं की श्रेणी चल रही है। आज हम सामंड के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने हॉलैंड की, उससे पिछले वीडियो में ऑक्सटेन के बारे में जाना। उससे पहले हमने विधि शास्त्र का अर्थ जाना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। अब जानते हैं सामंड। सामंड अपने समय के एक विशेष विख्यात विधिशास्त्री रह चुके हैं। उन्होंने ऑक्सटेन और हॉलैंड की विधि शास्त्र की आलोचना की है। उन्होंने आलोचना का आधार सुस्पष्ट विधि को न बताते हुए उनका दर्शन का और जो उनका प्रारूपिक विज्ञान था उसके खिलाफ होके उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि जो हॉलैंड की परिभाषा है उन्होंने सूक्ष्म बिंदुओं को छोड़ दिया, और ऑक्सटेन की परिभाषा है उन्होंने विधि शास्त्र को विभक्त कर दिया, विभाजित कर दिया अलग अलग रूपों में। वो सही नहीं है। अब हम जानते हैं सामंड की परिभाषा के बारे में। विधि शास्त्र सिविल विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। सामंड के अनुसार प्राथमिक दृष्टि से विधि शास्त्र में समस्त विधिक सिद्धांतों का समावेश है। यह विधि का विज्ञान है, इसलिए इसे सिविल विधि के प्रथम एवं प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान भी कहा जाता है। विधि न्यायालय द्वारा लागू की जाती है। विधि के उल्लंघन में शास्ति का प्रावधान है। ये धार्मिक एवं नैतिक नियमों व विधियों से भिन्न है। यही कारण है कि इसे सिविल ज्ञान की एक शाखा के रूप में संबोधित किया गया है। उनका कहना है विधि न्यायालय द्वारा लागू की जाती है। विधि के उल्लंघन करने पे हमें सजा दी जाती है, शास्ति दी जाती है, और यह नैतिक और धार्मिक नियमों से भिन्न एक व्यक्ति नागरिकों के लिए बनाए गए नियम होते हैं, इसलिए इसे नागरिक या सिविल विधि कहा गया है। अब जानते हैं इसके आवश्यक तत्व। अब हमारी इस परिभाषा में 3 आवश्यक तत्व आता है। पहले विधि का विज्ञान, दूसरा प्रथम प्राथमिक सिद्धांत, तीसरा सिविल नागरिक विधि। सबसे पहले पढ़ते हैं जो विधि का विज्ञान है। वो विधि के विज्ञान से अभिप्राय विशिष्ट विधि प्रणाली के मूल सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन है। विधि के विज्ञान के अंतर्गत समस्त विधिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विधि से अभिप्राय सिद्धांतों के एक ऐसे समूह से है जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और न्यायालय प्रशासन इसे लागू करता है। सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त जो न्यायालय है उसके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है और उसको लागू किया जाता है, वही विधि का विज्ञान है। उसके बाद देखते हैं प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत से अभिप्राय किसी विशेष विधिक प्रणाली में पाए जाने वाले सिद्धांत से है। विधि शास्त्र के अंतर्गत एक विशेष विधिक प्रणाली के प्रथम मूल और अति आवश्यक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए अवशोषित गौण या फिर सहायक नियमों और सिद्धांतों को छोड़ दिया जाता है। यह अति आवश्यक एवं मूल सिद्धांत ऐसे होते हैं जो विधि के शेष नियमों से उसे पृथक करते हैं। मानव व्यवहार में नियंत्रण करने वाले 3 नियम है, एक धार्मिक, एक नैतिक, एक विधिवेताओं की विधि। तो सामंड ने इन तीनों में से विधिवेताओं की विधि को विधि शास्त्र की विषय वस्तु मानना है, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त और परिवर्तनीय होता है। उल्लंघन पर शास्ति का प्रावधान होता है। क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित प्राधिकारी द्वारा करवाया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक सिद्धांत के अंदर जो मानव को कंट्रोल करने वाले, समाज को कंट्रोल करने वाले 3 नियम बताए हैं। एक है धार्मिक, दूसरा नैतिकता, तीसरा विधिवेताओं द्वारा निर्मित विधि। तो उन्होंने विधिवेताओं की जो द्वारा निर्मित विधि है उसको अपनी परिभाषा में सम्मिलित किया है और बताया है कि यह किस प्रकार विधिवेताओं द्वारा किस प्रकार निर्माण किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसलिए इसे प्राथमिक सिद्धांत बताया है कि प्राथमिक सिद्धांत यही है कि इसे विधिवेताओं द्वारा निर्माण और लागू किया जाता है। अब सिविल विधि अर्थात नागरिक विधि। सिविल अर्थात नागरिक विधि से अभिप्राय किसी देश विदेश की विधि से है। सिविल विधि का प्रयोग म्युनिसिपल लॉ और नागरिक विधि के लिए किया जाता है तथा इसका उद्देश्य इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि से पृथक करना है। सिविल विधि के अंतर्गत विधि शास्त्र में प्रयोग 3 शब्द किए गए हैं, व्याख्यात्मक, विधिक इतिहास और विधि का विज्ञान।
इस प्रकार उन्होंने सिविल विधि को बताया कि सिविल विधि जो एक लोगों के समूह के लिए लागू की जाती है, नागरिकों के लिए बनाई जाती है, और म्युनिसिपल पार्टी, म्युनिसिपल लॉ के अंदर ज़्यादा इसका यूज रहता है, उनके लिए ये बनाई जाती है। जो सिविल विधि है इसके प्रयोग 3 बताए हैं इन्होंने। व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक विधि है, जो विधि शास्त्र का जो उद्देश्य है ऐतिहासिक उद्भव और विकास है उसका अध्ययन करना, उसके महत्व को जानना है, और जो ऐतिहासिक है उसके उद्भव और विकास को जानना ऐतिहासिक विश्लेषण रहेगा। फिर उसके बाद में नीति शास्त्रीय, मतलब नीति शास्त्रीय विधि का उद्देश्य है विधि के नीतिपरक महत्व का अध्ययन करना, और विधि शास्त्र के व्यापक अध्ययन के लिए तीनों शाखाओं का अध्ययन करना बताया है उन्होंने। मतलब उन्होंने बताया कि हम विधि शास्त्र को विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करें और उसके इतिहास के बारे में भी जानें, और नीति शास्त्री जो नीति के आधार, जिस नीति के आधार पे नियम कानून बनाए जाते हैं उनका भी अध्ययन करें, तो हम विधि शास्त्र को अच्छे से जान सकते हैं, विधि शास्त्र के अर्थ को समझ सकते हैं। तो विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र में क्या अध्ययन करेंगे हम कि उसके इतिहास का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसका महत्व क्या है, और विधि मान्यता, उसके विचार क्या हैं, और उसकी क्या सोच रही है उसके निर्माण में, उसके कार्य में। और इतिहास के अंदर इसका उद्देश्य रहेगा उसके मतलब उद्भव और विकास को जानना। और नीति शास्त्रीय के अंतर्गत यह रहेगा कि उसके मतलब उसके अंदर क्या क्या अध्याय होने चाहिए, क्या क्या जुड़ना चाहिए, क्यों जोड़ा गया, किस प्रकार जोड़ा गया, और क्या क्या विकास हम उसमें कर सकते हैं। अब आलोचना, सामान्य की विधि शास्त्र की परिभाषा काफ़ी विधि शास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई। एलर का उसका नाम विशेष नाम आता है। उनका कहना था कि सामान्य ने इसको मतलब एक क्षेत्र विशेष तक सीमित कर दिया। सामान्य जिस विधि शास्त्र की बात कर रहा है, जिस विधि की बात कर रहा है, वो खाली इंग्लैंड में पाई जाती है, तो इंग्लैंड क्षेत्र तक उन्होंने सीमित कर दिया विधि शास्त्र को। और कुछ आलोचकों का कहना है कि सामान्य विधि शास्त्र की परिभाषा में बहुअर्थीय शब्दों का प्रयोग किया है। सामान्य ने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, विधि का विज्ञान, प्राथमिक सिद्धांत, विश्लेषणात्मक अध्ययन, नीति शास्त्र और ऐतिहासिक विश्लेषण और धार्मिक, नैतिक, विध्यात्मक, व्याख्यात्मक, विधिक इतिहास, विधि का विज्ञान आदि शब्दों का बहुआयामी शब्दों का प्रयोग किया है। उनका अर्थ कुछ भी थोड़ा भी अलग निकालने से पूरे विधि शास्त्र का अर्थ ही चेंज हो जाएगा। ये आलोचना का मुख्य आधार रहा है कि उन्होंने इतने शब्दों का, इतने बहुअर्थीय शब्दों का प्रयोग कर दिया कि उनका अर्थ कभी भी कैसे भी चेंज हो सकता है। पर इसके बाद भी सामान्य की जो व्याख्या, जो परिभाषा है उसको मुख्य माना जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक जो विधि शास्त्र है उसको परिभाषित किया है अपनी परिभाषा में। और इंग्लैंड के अंदर तो ये पूरी समरूप इसी प्रकार से विधि शास्त्र लागू होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।